हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैतृक संपत्ति के बारे में कि आखिर पैतृक संपत्ति क्या है, उसके कौन कौन अधिकार है और पैतृक संपत्ति किसे मिलती है, किस पैतृक संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता है और पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है। ये सारी आज डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें तो संपत्ति बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है स्वअर्जित संपत्ति और दूसरी होती है पैतृक संपत्ति। अब स्वअर्जित संपत्ति तो जब शब्द से ही अब पता चल जाता है कि स्वअर्जित संपत्ति यानी खुद से कमाई हुई संपत्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे जीवन काल के दौरान उसे कमाता है, वो कमाने के जो जरिए है, जो कि उसे लॉटरी लग सकती है या वो काम करके कमा सकता है या फिर उसे दान में मिलती है या वसीयत में मिलती है। तो इस बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो अपनी जो है स्वअर्जित संपत्ति मिल सकता है, उसे अर्जित कर सकता है। दूसरी आती है पैतृक संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति वही होती है जो कि किसी भी व्यक्ति को उत्तराधिकारी के तौर पर मिलती है, उससे ही पैतृक संपत्ति कहा जाता है। तो बेसिकली ये दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक स्वअर्जित संपत्ति और दूसरी पैतृक संपत्ति। अब पैतृक संपत्ति क्या होती है उसके बारे में बात करें तो पैतृक संपत्ति ये होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उन्हें ये संपत्ति उन्हें दी जाती है, उत्तराधिकारी को, और उनमें बराबर में बांटी जाती है। अब किसी भी व्यक्ति के उत्तराधिकारी कौन कौन हो सकते हैं तो पहले उस व्यक्ति की विधवा, फिर उसकी माँ, फिर उसका बेटा और फिर उसकी बेटी। ये मुख्य रूप से उसके उत्तराधिकारी होते हैं। अगर वसीयत नहीं बनाई गई है तो इन लोगों में ये प्रॉपर जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, ये बराबर में बांटी जाएगी। इसके साथ साथ जो बेटा और बेटी है उनके जो बच्चे हैं वो भी उत्तराधिकारी में आते हैं, यानी कि 3 पीढ़ियां तक पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। उत्तराधिकारी में ये होता है कि कोई भी उत्तराधिकारी ये जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, उसे बेच नहीं सकता है, ना ही अर्जित कर सकता है। उसे केवल उत्तराधिकारी के तौर पर ही उससे मिलती है, यानी कि पैतृक संपत्ति ना कोई अर्जित कर सकता है और ना ही उसे जो है वसीयत में मिलती है, वो उत्तराधिकारी के तौर पर ही मिलती है। अब बात करें तो ये स्पष्ट है कि उत्तराधिकारी की जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, वो सदियों से मतलब चलती है, यानी कि उत्तराधिकारी में मिलती हुई संपत्ति है। जैसे कि हमने देखा है कि कई जो राजा महाराजा है, उनके जो पुत्र है, तो उनकी जो संपत्तियां है जो सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, वो उत्तराधिकारी की संपत्ति, पैतृक संपत्ति मानी जाती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी पैतृक संपत्ति 4-5 पीढ़ी तक चले, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि जो राजा महाराजा राजस्व की जो संपत्तियां थी वो उत्तराधिकारी के तौर पर उनको आगे चलती आ रही है। अभी एक और बात मैं आपको बता दूं कि पैतृक संपत्ति में पहले, यानी कि अभी क्या होता है, पहले की जो माँ है, बेटा और बेटी है, इन दोनों को यहाँ पर बराबर का उत्तराधिकारी मिलता है, बराबर दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। 2005 से पूर्व की जो पैतृक संपत्ति थी उसमें ये नहीं था, लेकिन वर्तमान काल में यहाँ पर बेटा और बेटी दोनों को यहाँ पर समान कर दिया है और दोनों को पैतृक संपत्ति में अधिकार समान है और दोनों को बराबर का अधिकार मिलता है। इसी तरीके से जो एक पोते का और एक नवासी का जो अधिकार होता है वो समान रहता है। तो ये पैतृक संपत्ति होती है। तो अभी बात करते हैं कि ऐसी कौन सी संपत्ति है जो पैतृक संपत्ति जिसे बेचा नहीं जा सकता है। देखिए, जो अगर कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उसने कोई वसीयत नहीं बनाई है तो उसकी जो संपत्ति है वो उसके उत्तराधिकारी को चली जाएगी। जैसे मैंने बताया कि उत्तराधिकारी यानी कि उसकी जो माँ है, उसकी विधवा है, बेटा है, बेटी है, उनमें चली जाएगी। और ऐसी संपत्ति जो अभी मूल मालिक के नाम पर है, यानी कि जो व्यक्ति मर गया था, मृत्यु हो गई थी, उसके नाम पर है, ऐसी जो संपत्ति है उसका जो बंटवारा नहीं हुआ है, उस संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता है।
यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि अगर कोई व्यक्ति को अगर बंटवारे में कुछ भी अगर उसे ऐसा लगता है कि उसे अन्याय होता है तो वो न्यायालय में परिवाद करता है। न्यायालय में परिवाद करने के बाद न्यायालय सारी परिस्थितियों को देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद उस जो संपत्ति का है निर्णय देते हैं। तो ऐसी परिवाद वाली संपत्ति को भी यहाँ पर नहीं बेचा जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु उसकी हुई है और अभी उसके नाम पर है, उस संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है, तो ऐसी संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता है जब तक उसके उत्तराधिकारी को वो दे दी नहीं जाती। और ऐसी संपत्ति को तब तक नहीं बेचा जा सकता है जब तक कि जिनका अलग अलग रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, सभी अलग उत्तराधिकारी को अलग अलग उसका बंटवारा कर दिया ना जाए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी में पौत्रिक जो है पैतृक संपत्ति मिलती है, तब भी वो अकेला उस संपत्ति का हकदार या मालिक नहीं है। उसके जो बच्चे हैं उनका भी उस संपत्ति में यहाँ पर अधिकार लगता है। तो वो अकेला कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि उस संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में उसके बच्चों का भी उतना ही अधिकार है जितना कि उसका अधिकार था। तो जब तक आम राय नहीं बनती है तब तक उस संपत्ति को वो बेच नहीं सकते हैं। तो ऐसी संपत्ति या तो जिसमें बंटवारा ना किया गया हो, अभी भी मूल मालिक का नाम हो, ऐसी संपत्ति को, पैतृक संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। तो अभी बात करते हैं कि जो पैतृक संपत्ति है उसका बंटवारा कैसे होता है, किस तरीके से उसका बंटवारा हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जो जमीन का बंटवारा है वो अलग तरीके से होता है, शहरी जमीन का बंटवारा है वो अलग तरीके से होता है, और जो खेती की जमीन का होता है उसका बंटवारा भी अलग तरीके से होता है। तीनों जो है रीत है वो अलग अलग रीत होती है। बेसिकली अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जो पैतृक संपत्ति है वो उसके जो उत्तराधिकारी है, जो मैंने बताया कि उसकी विधवा है, उसकी माँ है, फिर उसका बेटा है और बेटी है, तो उनमें यहाँ पर बराबर में बांट दी जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे अन्याय हुआ है, तो अगर खेती की जमीन है तो वहां पर राजस्व न्यायालय लगता है। राजस्व न्यायालय लगता है तो वो उसका जो है, अगर कोई इस पर केस करना चाहे या उसके लिए न्यायालय में जाना था तो वहां पर कलेक्टर के सामने यहाँ पर अर्जी करनी पड़ती है। यानी कि गांव है और खेती की जमीन है तो वहां पर आपको कलेक्टर में उसकी एप्लीकेशन देनी होगी। शहरी जमीन की बात है, शहरी विस्तार का है, तो ये होता है सिविल कोर्ट में इसका दावा पेश किया जाता है। न्यायालय सभी पहलू को देखते हैं, सभी चीजों को समझते हैं, सभी के पक्ष को सुनते हैं, उसके बाद उनका बंटवारा, पैतृक संपत्ति का उनका यहाँ पर बंटवारा कर दिया जाता है। यहाँ पर बात बता दूं कि अगर कोई भी जमीन होती है और उसका जब बंटवारा हो जाता है तो सबकी रजिस्ट्री अलग अलग हो जाती है। सबकी रजिस्ट्री अलग अलग हो गई, उसके बाद सभी के नाम पर ये जो है जमीन अलग अलग रजिस्ट्री कराई जाती है, बंटवारा कर दिया जाता है। उसके बाद वो पैतृक संपत्ति नहीं रहती, उसके बाद वो अर्जित की हुई संपत्ति बन जाती है, क्योंकि अब बंटवारा हो गया, सबको उसका जो भी हिस्सा था वो उन्हें दे दिया गया। तो यानी कि सभी पहलू को जानने के बाद ये सारा जब कर दिया जाता है बंटवारा, तो अब वो हो जाती है उनकी स्वार्जित संपत्ति, वो पैतृक संपत्ति उसके बाद नहीं रहती है। तो इस तरीके से बंटवारा होता है। लेकिन जब तक मूल मालिक के नाम पर जो कोई भी जमीन हो या कोई भी खेती की जमीन हो या कोई भी संपत्ति जब तक मूल मालिक के नाम पर है, तब तक कोई भी उत्तराधिकारी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मुझे अपना हिस्सा दे दो, बाकी का लोगों को आपको नहीं बंटवारा करना है तो आप मत कीजिए, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। ऐसा नहीं हो सकता है जब तक मूल मालिक के नाम पर है, या फिर जब तक किसी भी संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है तब तक उस संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता। ना ही कोई एक उत्तराधिकारी ऐसा बोल दे कि मुझे दे दो, ये नहीं हो सकता। सभी को जब तक नहीं मिलनी जाती तब तक उसका आगे जो है बंटवारा नहीं हो सकता है। लेकिन बंटवारा, अगर किसी को दिक्कत है, बंटवारे से दिक्कत है, किसी को ऐसा लगता है अन्याय हुआ है, तो न्यायालय में अपना पक्ष रख सकता है, परिवाद कर सकता है। बेसिकली यहाँ पर एक और बात मैंने आपको जो बताई कि पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी यानी कि दोनों का यहाँ पर समान अधिकार लगता है, दोनों का बराबर का अधिकार लगता है, और यहाँ पर दोनों का ही अधिकार लगता है। पहले जो 2005 से पहले की बात करें तो वहां पर जो बेटियां थी उनको यहाँ पर अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन उसके बाद वर्तमान परिस्थिति में उसे निरस्त कर दिया है। अब बेटियां भी पैतृक संपत्ति में यहाँ पर उनका अधिकार मिलता है।
तो ये थी कि पैतृक संपत्ति क्या है, और जो मूल मालिक के नाम पर होती है तब तक उस पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता है, और बंटवारे के बाद ये जो पैतृक संपत्ति है वो बेसिकली स्वअर्जित में आ जाती है। उसके बाद वो जिसके हिस्से में जो भी जमीन है या जो भी प्रयुक्त संपत्ति आई है उसका वो चाहे वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बंटवारे से पहले उससे ना बेचा जा सकता है ना ही उसका कुछ भी किया जा सकता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि पैतृक संपत्ति क्या है और उसका बंटवारा कैसे हो सकता है, और उसके किस पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।